बेटा आपका जो PRC-2 का पेपर है इसमें एक तो ये हुआ है कि कुछ चैप्टर्स निकल गए, आप लोगों के लिए थोड़ा आसानी हो गई है। आपसे पहले जो सिनेरियो था उसमें था हमारे पास कोई 15 चैप्टर्स होते थे। अब ये सिचुएशन है कि आपके पास उसमें से 3 चैप्टर्स निकल गए, 12 चैप्टर्स रह गए। और पहले होता था कि जो सैम्पलिंग से ऑनवर्ड जो चैप्टर्स थे ना वो थे आपके सैम्पलिंग, एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, का स्क्वायर। चैप्टर 3 निकले हैं, टॉपिक 4 निकल गए हैं। तो अब जो है आपका मैक्सिमम जो आता है वो है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस तक, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स की। मैथमेटिक्स में कोई चेंज नहीं आया, पहले भी हमारे पास 6 चैप्टर्स थे, अब भी 6 चैप्टर्स ही हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे दूँ। पेपर के बारे में पता है कुछ, पेपर कैसे आने वाला है? आपका जो पेपर है वो है 100 मार्क्स का, ठीक हो गया। 100 मार्क्स का पेपर है और आपके सामने जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो है 50। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो हैं 50। पास होने के लिए आपको चाहिए 50 मार्क्स, हर क्वेश्चन के हैं 2 मार्क्स। तो आपको एटलीस्ट 25 करेक्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर्स देने होंगे। कोई भी बच्चा अगर 25 करेक्ट आंसर्स निकाल लेता है तो समझो वो पास है। नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें, ठीक है। एक चीज़, दूसरी बात ये है कि जो टाइम आपको मिलता है वो है 2 घंटे का। तो 2 घंटे का मतलब है 120 मिनट, और 120 मिनट में आपने करने होते हैं 50 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 120 को अगर आप 50 से डिवाइड करें, बहुत सारे प्री इंजीनियरिंग वाले बैठे हुए थे, कहाँ हैं? करो ज़रा डिवाइड जल्दी से। 120 को 50 से डिवाइड करो तकरीबन, ठीक है। राउंड कर लो, तकरीबन 2.5 मिनट मिल रहे हैं समझो आपको। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2.5 मिनट है। जो स्टार्ट में ये होता है कि जब हम आपको समझा रहे होते हैं तो फिर हम उस वक्त आपको पूरी पिक्चर दिखा रहे होते हैं, तो हो सकता है एक क्वेश्चन 10 मिनट में 15 मिनट भी लग जाए, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक दफ़ा जब वो कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जब हम उसके MCQs अटैम्प्ट करते हैं तो फिर हम आपको उसके शॉर्टकट्स भी बताते हैं और सब कुछ लेके चलेंगे। अच्छा, पढ़ने का तरीका ये है बेटा कि कोशिश सिर्फ एक करो कि रेगुलर रहो, क्लास में कोशिश करो। दूसरा ये है कि 18 से 20 घंटे की पढ़ने की कोई कहानी नहीं है, रोज़ का काम रोज़ करते रहो बस। अगर इतना कर लोगे ना तो CA में आपका सफ़र बहुत आगे तक जाएगा। यहाँ पे जो है ना वो बच्चा चलता है जो कंसिस्टेंट हो। कुछ बच्चे होते हैं शुरू में आते हैं, उन्हें लगता है कि जी बस अब हम जो है आज बैठेंगे और सुबह चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल काम नहीं है। कंसिस्टेंट रहें, थोड़ा थोड़ा काम करें, रोज़ काम करें, और बहुत आसानी से आपकी सारी चीज़ें कवर होती रहेंगी, ठीक है। मुझे नहीं पता आप लोगों का पहले क्या पढ़ने का स्टाइल रहा है। नॉर्मली जो हमने देखा है, वो ऑब्ज़र्व किया है, वो ये है कि जी देखा जाएगा जब पेपर आएंगे 1-2 महीने पहले ज़रा मेहनत कर लेंगे। उससे पहले हम छोड़ दिया करते थे क्योंकि एनुअल बेस सिस्टम होता था, तो उसमें ये चीज़ें चल जाती थी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको चीज़ों को प्लान करके चलना है। कोशिश करें कि आप साथ साथ चलते रहें, प्रॉब्लम आपको नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलो, मैं आपको पहला जो उसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का, वहाँ से आज स्टार्ट ले रहा हूँ। कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ पुरानी बातें ज़रा उनको रिवाइज करते हैं और उसके बाद फिर आगे चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा मुझे ये बताओ कि ये चीज़ आपने कभी सुनी है? क्या कहते हैं इसको? डाटा। क्या होता है डाटा? इंफॉर्मेशन को डाटा कहते हैं, पक्की बात है। इंफॉर्मेशन और डाटा एक ही चीज़ होती है? फ़र्क होता है? क्या फ़र्क होता है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और डाटा को स्टोर नहीं करते। अच्छा, इंफॉर्मेशन को जब हम स्टोर कर लेते हैं तो वो डाटा बन जाता है। वेरी गुड। और कुछ? इंफॉर्मेशन को जब हम स्टोर करते हैं तो वो डाटा बन जाता है। अच्छा,
डेटा होता है बेटा फैक्ट्स फिगर्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो है ना वो होता है प्रोसेस्ड डाटा। इंफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है? प्रोसेस्ड डाटा। जब हम डाटा को प्रोसेस करते हैं तो उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। डाटा हमें मिलता है ब्रॉडली दो कैटेगरीज में। नंबर 1 क्वालिटेटिव और नंबर 2 क्वांटिटेटिव फॉर्म। डाटा हमें कितनी फॉर्म से मिलता है? यानी ब्रॉडली स्पीकिंग दो कैटेगरीज में, एक है क्वालिटेटिव डाटा और दूसरा है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा वो डाटा है बेटा जिसको आप नंबर्स की फॉर्म में नहीं बता सकते, यानी जिसका आंसर आप एक नंबर की फॉर्म में नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूं बेटा आपका नाम क्या है, तो इसका आंसर आप कोई नंबर की फॉर्म में नहीं देंगे, जी मेरा नाम 47 है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। अच्छा मैं कहूँगी जी ये जो आपके साथ आपका दोस्त है इसके बारे में आपका क्या व्यू है, तो आप कहेंगे जी बहुत ऑनेस्ट आदमी है। हम क्या कहेंगे? 85% का ऑनेस्ट है, 92 का ऑनेस्ट है, 50% ऑनेस्ट है, क्या बोलेंगे? ऐसे ही बोलेंगे। अच्छा आप किसी से पूछते हैं कि जनाब आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, तो वो क्या आंसर करेगा? या मैरिड है या फिर हैप्पी है? नहीं, कोई तीसरा भी होता है। यही तो आंसर है ना, या वो मैरिड होगा या फिर वो हैप्पी होगा। और तुम सब लोग मेरे ख्याल हैप्पी की कैटेगरी में आते हो, क्या बात है, लग भी रहे हो हैप्पी। तो ये सब कौन सा डाटा है बेटा? क्वालिटेटिव डाटा, जिसको आप नंबर्स की फॉर्म में आंसर नहीं कर सकते। इसके कंपैरिजन में एक डाटा वो होता है जिसको हम नंबर्स की फॉर्म में आंसर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूं इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो अब आपका आंसर क्या होगा? एक नंबर। मैं पूछूं आपकी एज क्या है, तो अब आपका आंसर क्या होगा? एक नंबर। मैं पूछूं आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, एग्जाम में मार्क्स कितने लिए थे, तो ये सब क्या है? क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा जिसको न्यूमेरिकल टर्म्स में आप नहीं आंसर कर सकते। क्वांटिटेटिव डाटा जिसका आंसर एक नंबर की फॉर्म में मिलता है। क्वांटिटेटिव डाटा को हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो फॉर्म्स में। एक है बेटा डिस्क्रीट और दूसरा है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट डाटा वो डाटा है जो हमें काउंटिंग से मिलता है। डिस्क्रीट डाटा कौन सा होता है? जो हमें काउंटिंग से मिलता है। मिसाल के तौर पर इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, काउंट करके बताएंगे, काउंट करके बताएंगे ना। तो फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम क्या कहेंगे? डिस्क्रीट डाटा। इस बिल्डिंग में कितने रूम्स हैं, आपके रूम में कितनी चेयर्स पड़ी हुई हैं, नंबर ऑफ रूम्स इन दिस बिल्डिंग, नंबर ऑफ चेयर्स। आपके कितने बहन भाई हैं, काउंट करके बताओगे, तो नंबर ऑफ सिबलिंग्स। आपने जो ऐसे लिखा था उसमें कितनी मिस्टेक्स की थी, काउंट करके बताओगे, तो नंबर ऑफ मिस्टेक्स। तो वो डाटा जो हमें काउंटिंग से मिलता है उस डाटा को हम कहते हैं डिस्क्रीट डाटा। इसके कंपैरिजन में एक डाटा वो होता है जो हमें मिलता है मेजरमेंट से। मिसाल के तौर पर मैं पूछूं आपकी हाइट कितनी है, अब आप काउंट करोगे या मेजर करोगे? तो फिर हाइट क्या होगी? हाँ, मैं अगर आपसे पूछूं आपका वेट कितना है, क्या करोगे? हाइट काउंट तो नहीं करते ना सर। वेट
वेट भी मेजर करते हैं। अच्छा एज कहाँ लिखूँ इसको फिर मैं, डिस्क्रीट में? एज काउंट होती है। अच्छा कब से होने लग गई काउंट? आज तक तो काउंट ही करते आए हैं। एज काउंट होती है ना। डॉक्टर्स, कॉमर्स वालों को माफ़ी है, ये डॉक्टर्स और इंजीनियर ज़रा हाथ खड़ा करें दोबारा, मैं एक दफ़ा फिर उनकी शक्ल देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा हुआ तुम लोग नहीं बने डॉक्टर इंजीनियर हैं। जी जी आप बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं कहना चाहते, कहें, आप कह सकते हैं सर। एज काउंट होती है ना सर, एज काउंट होती है। अल्लाह अकबर। हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। एज को काउंट कैसे करेंगे? जब से पैदा हुए। हाँ नहीं ये बहुत अच्छा बात किया आपने, बिल्कुल सही बोला आपने। क्या करेंगे जब से पैदा हुए? आप कर सकते हैं तो करें। एज क्या चीज़ होती है? आपने बहुत अच्छी बात की कि जब से आप पैदा हुए तब से लेके अब तक आप इस दुनिया में कितना वक्त गुजार चुके हैं, इसको टाइम कहते हैं, इसको एज कहते हैं ना, यही होती है एज। तो अब मुझे बताएं टाइम जो है वो काउंट होता है? अब तुम जाके अपनी इंटर की डिग्री खुद फाड़ोगे या मैं फाड़ूं? थैंक यू, शुक्रिया। क्यों भैया मुझे बताओ, टाइम जो है वो काउंट होता है? अच्छा ये जो जिसको हम कहते हैं एक साल हो गया, ये एक साल क्या चीज़ होती है? बहुत टाइम, ये तो मुझे पता ही नहीं था। टाइम क्या होता है? एक साल का मतलब क्या होता है? ये एक साल हो गया, इसको कैसे पता चलता है कि ये एक साल हो गया है? कोई ज़मीन को चक्कर वक्कर लगाती है कहीं पे? कहाँ लगाती है चक्कर है? तो पूरा जब वो सूरज के पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो हम क्या कहते हैं? ये एक साल हो गया है। तो बेसिकली वो क्या ले रही होती है? डिस्टेंस ले रही होती है ना। अब डिस्टेंस भी आप काउंट करते होंगे। अच्छा तो फिर एज को कहाँ, इसको एज को कहाँ लिखूँ मैं? बेटा आज से पहले तक ये काउंट होती थी, अब ये मेयर होती है, याद रखना। तो जब ये मेयर होती है तो कहाँ आएगी फिर ये? कंटिन्यूस। चल एक और चीज़, ये तो पक्के पक्के काउंट होते हैं। क्यों सर? ऐसे ही है ना? बोलो क्या? यस सर, पूरा बोलो। गुड। कब से? हम हमेशा से ऐसे होते आए हैं, हम तो हमेशा से काउंट ही करते आए हैं। क्यों जी, गर्ल्स क्या कहती हैं? हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो खामोश बैठे हैं। कुछ कहो बेटा। मार्क्स काउंट होते हैं कि मेयर होते हैं? बेटा ये होते थे, अब ये मेयर होते हैं। हाँ अब आप ये पूछ सकते हैं कैसे, ये क्वेश्चन है, ये आपका हक है कि आप चाहें तो ये पूछ सकते हैं कैसे। पूछे कैसे? ऐसे। देखो मैं बताता हूँ बेटा, आसान चीज़ समझाऊँ, यानी अगर आपको पकड़ना हो कि भाई ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, तो डिस्क्रीट वेरिएबल जो है ना, या डिस्क्रीट जो डाटा है, उसका आंसर कभी भी डेसिमल्स में नहीं आ सकता। बस सिंपल चीज़ याद रखना। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी क्लास में 19.25 स्टूडेंट्स बैठे हैं? हो सकता है ऐसा? पॉसिबल है? क्या हम ये कह सकते हैं कि इस बिल्डिंग में 3.5 रूम्स हैं? क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरी इस क्लासरूम में 50.75 चेयर्स पड़ी हुई हैं? तो डिस्क्रीट वेरिएबल कभी भी डेसिमल्स में वैल्यूज, कंटिन्यूस वेरिएबल डेसिमल में वैल्यूज लेता है। जैसे एज जो है, हमारा मसला ये है कि जब हम एज बता रहे होते हैं तो हमेशा हम ईयर्स की फॉर्म में बता रहे हैं, इतने ईयर्स हो गए। उसके बाद जो मंथ्स हम गुजार चुके होते हैं
जो वीक्स हम गुजार चुके होते हैं, जो डेज़ हम गुजार चुके होते हैं, जो हम उसके बाद डेज़ के बाद क्या होता है, आवर्स, आवर्स के बाद सेकंड्स के बाद, उसके बाद उसके बाद उसके बाद नैनो, चलो नैनो सेकंड के बाद टाइम का सबसे छोटा यूनिट, क्यों ये जन जी बैठी हुई ना मेरे सामने, सारी निकम्मी तरीन जन, हर वक्त हाथ में सेल फोन लेके बैठे होते हैं। दुनिया जहान की जो इन्फॉर्मेशन है एक क्लिक के ऊपर आप ले सकते हैं, लेकिन पता किसी चीज़ का नहीं होता है कि नहीं। जेप्टो सेकंड्स, जेप्टो से भी कहानी आगे चली गई, वो पिछली क्लास तक था जेप्टो, अब उससे भी आगे चले गए। अच्छा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का फर्क समझ में आया बेटा आप लोगों को? डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो हमें काउंटिंग से मिलता है, कंटिन्यूस वेरिएबल वो वेरिएबल है जो हमें मेजरमेंट से मिलता है, ठीक है नहीं? अच्छा, अब ये बताओ, ये काउंट होता है जब अगर कोई मेहमान बैठा है हमारे, ये तो काउंट होता है ना, ये पैसे तो काउंट होते हैं ना, वो कब मेयर होने लग गए? 500 रुपये का नोट मेयर करते हो, कितने इंच का है, क्या मतलब? ये तो काउंट होता है ना, ये भी मेयर होता है, कैसे? अब समझ में आने लग गया ना? तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का फर्क समझ में आया बेटा? इसी तरह आप ये जो हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल था ना, क्वांटिटेटिव वेरिएबल जिसका आंसर हम एक नंबर्स की फॉर्म में दे सकते थे, क्वांटिटेटिव वेरिएबल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में। इसी तरह हमारे पास जो क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है ना, इसको भी हम दो फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है नॉमिनल और एक है ऑर्डिनल। नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। अच्छा, नॉमिनल डाटा कौन सा डाटा होता है? जिसको हम कहते हैं नेमिंग डाटा। जैसे मैं आप लोगों के नाम पूछता हूँ तो इसको हम कहेंगे नॉमिनल डाटा। नॉमिनल डाटा के अंदर ना कोई नेचुरल ऑर्डर मौजूद नहीं होता, यानी एक ऐसा डाटा है जिसके अंदर कोई नेचुरल ऑर्डर। अच्छा, इसके अलावा इसके कंपैरिजन में हमारे पास होता है ऑर्डिनल डाटा। मिसाल के तौर पर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में कभी चले जाएं, गए हो कभी? गए हो ना? तो वहाँ जब जाते हैं तो कभी कभी वो आके आपसे पूछते हैं, सर जब आप खाना वाना खा के निकलने के मूड में होते हैं तो कहते हैं सर ज़रा अपना फीडबैक देते जाएं। तो जब वो फीडबैक आता है तो उसमें आपसे पूछते हैं कि जी यहाँ का आपको माहौल कैसा लगा, सर्विस कैसी लगी, खाना कैसा लगा। तो उसमें 4-5 ऑप्शन दे देते हैं, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज। तो अगर आप एक्सीलेंट पर टिक करें मिसाल के तौर पर, तो क्या आप किसी को ये बताने की ज़रूरत है कि एक्सीलेंट का मतलब सबसे ऊपर वाला काम, सबसे बेहतरीन है? मतलब एक्सीलेंट का मतलब यही है ना। अगर आप कहीं बैड पे टिक कर दें तो उसका मतलब ये सबसे कम है। किसी को बताने की ज़रूरत है? एक नेचुरल ऑर्डर मौजूद है। आप ये कहते हैं ये 5 स्टार होटल है, ये 4 स्टार होटल है, ये 3 स्टार होटल है। तो जब हम ये कहते हैं ये 5 स्टार होटल है तो किसी को बताने की ज़रूरत है कि 5 स्टार होटल का मतलब क्या होता है? भाई जितने होटल्स हैं उनमें सबसे बेहतरीन होटल यही है। एक नेचुरल ऑर्डर मौजूद है, ठीक है। जब डाटा के अंदर एक नेचुरल ऑर्डर मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनल डाटा। यहाँ पर प्लस ये जो क्वालिटेटिव डाटा ना, ये वाला, इसके अंदर अरिथमेटिक अप्लाई नहीं हो सकता। अरिथमेटिक अप्लाई होने का मतलब प्लस माइनस का कोई वैल्यू नहीं होती, यानी अरशद प्लस असलम मिल गए अफजल नहीं बन जाते। समझ रहे हो बात को? इसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होती। इसी तरह 5 स्टार होटल 5 स्टार माइनस 4 स्टार इक्वल्स टू 1 स्टार नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। यानी इसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल, लेकिन इसके अंदर एक नेचुरल ऑर्डर मौजूद होता है। तो डाटा हमारे पास कितनी टाइप्स में आता है बेटा? 2 टाइप्स, ब्रॉडली स्पीकिंग 2 टाइप्स। कौन कौन सी? क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा जिसको आप नंबर्स की फॉर्म में आंसर, क्वांटिटेटिव डाटा जिसका आंसर आप नंबर्स की फॉर्म में दे सकते हैं। क्वांटिटेटिव को फर्दर हमने डिवाइड किया डिस्क्रीट और
डिस्क्रीट डाटा कौन सा डाटा है जो हमें काउंटिंग से मिल रहा है, और कंटिन्यूस डाटा कौन सा है जो हमें मेजरमेंट से मिल रहा है। और फिर अगर हम क्वालिटेटिव डाटा की बात करें तो नॉमिनल है, और नॉमिनल जिसके अंदर कोई नेचुरल ऑर्डर मौजूद नहीं है, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल। ऑर्डिनल डाटा कौन सा होता है जिसके अंदर एक नेचुरल ऑर्डर मौजूद होता है, ऑलरेडी मौजूद होता है, हमें उसमें कुछ नहीं करना। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चल रहे हैं ज़रा क्वांटिटेटिव डाटा पे हमारा मेन फोकस होता है, तो हम इसी के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। ये उसने कुछ एग्जांपल्स भी दिए आपके सामने, पढ़ी जा रही है आपसे। एज ऑफ योर कार, क्वांटिटेटिव। द नंबर ऑफ चेयर्स इन योर क्लासरूम, द सॉफ्टनेस ऑफ अ कैट, द कलर ऑफ द स्काई, द नंबर ऑफ कॉइन्स इन योर पॉकेट। ठीक हो गया। ये देखेंगे, अब हम ज़रा डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के डिफरेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बेटा, हम जो ये चैप्टर अपना ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना डाटा का, और ये जो पूरा पीआरसी जो आपका एक सब्जेक्ट है जिसमें आप पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, सवाल है पहला। आपके ख्याल में इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? आप लोग यहाँ पे क्या करने आए थे? सीए क्या मतलब? मतलब दो लफ्ज़ पढ़ते हो वो भी उल्टे, सी और ए और सी होता है ना, सी ए होता है। अच्छा ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपका जो मेजर एरिया है वो कौन सा होता है? अकाउंटिंग। तो फिर ये क्यों पढ़ रहे हो? अरे आप आके बैठ गए तो हमने कहा चलो पढ़ लेते हैं, वरना हमारा मूड तो नहीं था, है ना? ये कहना चाह रहे हो आप लोग? जी क्यों पढ़ रहे हैं? बताओ। सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, कुछ भी। किस क्या प्रैक्टिस करने के लिए? वो तो आपको आती है। मैं आपको बताऊँ, अकाउंटिंग के लिए आपको जितनी मैथ्स है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बस इतनी मैथ चाहिए, इतनी ही मैथ चाहिए होती, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। जाके देख लेना जब पढ़ोगे आप, कहीं पे कुछ फिगर्स को प्लस कर रहे होगे, कहीं मल्टीप्लाई कर रहे होगे, थोड़ा बहुत कहीं पे डिवाइड करके, बस इससे ज़्यादा क्या करोगे? तो फिर क्यों पढ़ रहे हो? बोलो बेटा, आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद शाफे। मोहम्मद शाफे क्यों पढ़ रहे हो ये बताओ जरा, आज बता दो सबको कि आप क्यों पढ़ रहे हो ये सब्जेक्ट। देखिए लॉजिकल है ना बात। आप आए हो, आज मिसाल के तौर पर आप यहाँ से घर जाते हो, घर जाके आपके पेरेंट्स में से फादर मदर बड़ा भाई बड़ी बहन कोई पूछता है हाँ भाई कहाँ गए थे? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने गए थे। फिर क्या पढ़ा कि भाई मैथ्स टैट्स पढ़ कर आए। पूछे नहीं इसका क्या रोल है, बताओ फिर। और तुम इसी तरह बैठे रहोगे तो फिर वो कहेंगे लो जी हमारे तो पैसे ज़ाया करा दिए तुम लोगों ने। तो क्यों पढ़ रहे हो ये सब्जेक्ट? वो अल्लाह का नाम मानो, कुछ तो पता होना चाहिए तुम लोगों को। भाई क्यों पढ़ रहे हो ये बताओ। तो आप आके बैठ गए, अब हम क्या करें मतलब है? ये है हमारी जेन जी। बिजनेस के लिए मैथ्स के स्टैट्स पढ़ने की जरूरत क्या है? पता तो मैथ्स स्टैट्स, कभी आपने किसी दुकानदार को मैथ्स स्टैट्स करते देखा? बताएं मुझे। सारी ज़िंदगी हम यही कहते हैं कि ये मैथ्स हमें पढ़ाते हैं, आज तक हमें इसका यूज़ नज़र नहीं आया। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बताओ फिर, आज इसका आंसर निकालते हैं, फिर आगे चलेंगे। किस चीज़ का कंक्लूजन? अकाउंटिंग तो हो गई आपकी। देखो मेरा बेटा, मैं ये कह रहा हूँ अकाउंटिंग के लिए जितनी मैथ्स की ज़रूरत है ना,
वो तो तीसरी चौथी क्लास में आप लोग पढ़ लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अगर ये चार चीज़ें आपको आती हैं, आप अकाउंटिंग के लिए और किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती। ये जो इतनी बैंड बजेगी आप लोगों की, ये पढ़ोगे भी तो 4 चैप्टर निकाल दिए उन्होंने, जो असल जो चैप्टर थे तबाही वाले वो पढ़ते तो पता चलता है उन लोगों को। उससे पहले डेरिवेटिव्स भी पढ़ते थे। डेरिवेटिव्स इंजीनियर्स को तो फिर भी आसान लगते होंगे, लेकिन 12 होते थे। मैट्रिसेस होता था वो निकाल दिया, यार आहिस्ता आहिस्ता कम करते जा रहे हैं। नहीं अब नहीं है, पहले थे वो, पहले मुश्किल लगते थे। हाँ जी, क्यों पढ़ लो बेटा ये चैप्टर, ये पता टॉपिक PRC 2 क्यों पढ़ लो? कोई आप में से इतनी देर खामोश बैठे रहोगे तो अम्मा अब्बा तो तुम लोग कहोगे बेटा खत्म करो, कुछ और काम करो। सर मे बी ये जो हम में सर स्पीड के टेनिस पर है, हमारा अकाउंट्स की मदद करेगा काउंटेबल? बिल्कुल भी नहीं। हाँ ये एक वजह है, पेपर देना है, तो ये तो एक लॉजिकल रीज़न है कि पेपर देना है। देखो बेटा मैं आपको बताता हूँ, चलो मैं कोशिश करता हूँ समझाने। देखो बेटा ज़िंदगी में ना जब आप कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो डिसीजन 2 तरह से लिए जाते हैं। पहला तरीका ये होता है डिसीजन लेने का कि बस ये काम करना है क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा है तो कर लेते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, या दुनिया कर रही है तो हम भी कर लेते हैं, ठीक है। और एक दूसरा तरीका होता है कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं। इन्फॉर्म्ड डिसीजन का मतलब ये होता है कि आप जो कुछ करने जा रहे हैं आपने उसके ऊपर पूरी रिसर्च की है, आपको उसके बारे में पूरा आपने उसको खंगाला है, देखा है, उसके बाद जाकर आपने कोई फ़ैसला लिया। मिसाल के तौर पर आपको सेल फ़ोन ख़रीदना हो, मिसाल दे देता हूँ, जब आप सेल फ़ोन ख़रीदने जाते हैं तो उसका कोई डिसीजन लेते वक्त कुछ चीज़ों को ख्याल ध्यान में रखते हैं क्या? मिसाल के तौर पर पहली क्या, सबसे पहली चीज़ क्या होती है दिमाग में? आपको स्टोरेज चाहिए, लेकिन मैं अगर हूँ तो सबसे पहले देखूंगा इसके पैसे कितने हैं। ये एक फैक्टर है ना, ये कि भाई चीज़ लेनी है उसके पैसे भी तो कहीं से जनरेट करने ना, अभी कमा नहीं रहे ना, इसलिए स्टोरेज सिर्फ देखनी है। पैसे तो अम्मा अब्बा ने देने का मसला नहीं है, लेकिन खुद कमाओ तो फिर ढूंढना पड़ेगा ना कि पैसे कितने चाहिए। तो सबसे पहला एक फैक्टर आ गया कॉस्ट। उसके बाद ये चाहिए क्यों, क्यों चाहिए आपको? मिसाल के तौर पर आप टिकटॉकर हैं, आपको जो है वो रील्स बनानी है, ऐसे करके मुंह टेढ़े कर करके आपको चीज़ें पिक्चर्स बनानी है, क्या करना है आपको? यूजेज है ना। अब हम जैसा बंदा तो ये काम नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर मुझे तो ये चीज़ नहीं चाहिए तो मुझे इसमें से कैमरे निकाल लो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसमें शेयर कर दूँ? तो हम कहाँ पे थे? हाँ, तो अगर हमने सबसे एक फैक्टर हमने ये देखा कि हमारे पास बजट कितना है, ठीक है। दूसरा फैक्टर ये था कि हमने लेना क्यों है। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि अब जब कोई चीज़ लेने जाएंगे तो उसके कोई रिव्यूज़ वगैरह पढ़ेंगे बैठ के कि भाई ये चीज़ अगर नज़र आ गई कि फॉर एग्जांपल ये इस कंपनी का ये सेल फ़ोन है तो ले लें, तो नहीं, आप देखेंगे इसके रिव्यूज़ क्या हैं, लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, बैटरी टाइमिंग कैसी है, जो क्लेम करते हैं वो दे भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये सब कुछ करने के बाद जब जाके कोई आप डिसीजन कोई सेल फ़ोन ख़रीदेंगे तो उम्मीद है कोई बेहतर फ़ोन ख़रीद के ले आएंगे। और अगर इसकी बगैर ही चलेगा, पैसे जेब में डाल के ये पैसे ले लो मुझे कोई सेल फ़ोन दे दो, तो दुकानदार अपनी मर्ज़ी से कुछ भी उठा के दे देगा। तो ये जो पहला आपने डिसीजन लिया ये एक इन्फॉर्म डिसीजन है। वो इन्फॉर्म डिसीजन आपको कैसे मिला, वो डाटा आपको कैसे मिला? आप जाएँ ना, आप तो एक से एक वेबसाइट पड़ी हुई है, आप जाएँ उसके ऊपर आप कंपैरिजन्स आपको मिल रहे हैं, पूरे स्पेक्स मिल जाते हैं आपको, रिव्यूज़ मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाते हैं। वो क्या है? वो डाटा ही तो है। तो बेटा बात ये है कि डाटा से आपको खेलना है, डाटा ही आपको बताएगा कि आपको डिसीजन कैसे लेना है। एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने वॉल्स आइसक्रीम का नाम सुना होगा, खाई भी होगी, खाइए। कौन सा फ्लेवर पसंद है सबसे ज़्यादा? किसको क्या पसंद है? वनीला पसंद है। तो वनीला, स्ट्रॉबेरी नहीं, उसके ब्रांड का नाम बताओ ना, उसका जो उसके अंदर जो मिलता है, अलग अलग कुछ नाम भी होते हैं, जैसे क्या कहते हैं उसको,
कॉर्नेटो है या इस टाइप के उस पर। खैर, जब ये वॉल्स आई ना बेटा, वॉल्स मेरा ख्याल है उस वक्त आई है जब तुम लोग शायद पैदा भी नहीं हुए थे। तुम लोग जब पैदा हुए तुम लोगों ने वॉल्स देखी है, ऐसा ही है ना। लेकिन मैंने वो टाइम भी देखा है जब वॉल्स लॉन्च हुई है पाकिस्तान में। तो मैं आपको थोड़ा सा उसका वाकया बता रहा हूँ। वॉल्स से पहले हमारे पास होती थी पोल्का, एक ब्रांड था। ऐसे सारे ला रही हो तुम, उस वक्त थी भी नहीं, नाम सुना हुआ है, नाम सुना है फिर सही। ठीक है, पोल्का का एक ब्रांड है किंग्स कुल्फा। किंग्स कुल्फा जो आपको मिलता है ना वॉल्स के अंदर, ये पोल्का का ब्रांड था। ठीक है, अच्छा अब हुआ ये बेटा कि पोल्का वहाँ पे मार्केट में मार्केट लीडर थी और वॉल्स वालों ने लॉन्च करना था अपना आइसक्रीम को। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने कहा कोई ऐसा काम करें जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, मार्केट को कैसे कैप्चर किया जाएगा। तो पहले ये होता था कि अगर आपको आइसक्रीम खानी है तो आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको शॉप तक जाना पड़ेगा, उस शॉप पे जाएं जहाँ पर रेफ्रिजरेटर हो, वहाँ से जाके आप आइसक्रीम लें, या तो फिर वहीं खा लें या जल्दी जल्दी घर आ जाए ताकि वो मेल्ट ना हो, और फिर आप। एक प्रॉब्लम होता था। इन्होंने कहा कोई ऐसा काम करो, सोचो क्या किया जाए। इन्होंने क्या किया, एक ट्राईसाइकिल ली, उस ट्राईसाइकिल के आगे उन्होंने रखा छोटा सा फ्रिज, उस ट्राईसाइकिल के ऊपर उन्होंने लगाई एक छोटी सी बेल, उसको साथ उन्होंने अटैच किया एक म्यूज़िक। और ये क्या काम किया इन्होंने कि पहले इसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे चली कि आपको ऐसे नज़र आता था कि जी ये ट्राईसाइकिल आ रही है और वो म्यूज़िक बज रहा है उसमें, और वो ट्राईसाइकिल आके रुकती है और चारों तरफ से बच्चे ऐसे घरों से निकल के आके उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसको ऐसे घेर लेते हैं, उसमें छुप जाती है, बस एडवर्टाइजमेंट ख़त्म। ना वॉल्स का कोई नाम आ रहा है, ना उसके बारे में पता ये क्या चीज़ है। 15-20 दिन, महीना उनने सिर्फ यही काम किया। टीवी पे रोज़ाना ये एडवर्टाइजमेंट चल रही है। अब लोगों ने देखना शुरू किया ये क्या चीज़ है, ये आती है और इस तरह से सिचुएशन बन गई। और फिर एक दिन उनको अपनी गली के अंदर वो आवाज़ सुनाई दी और लोग निकल के बाहर देखे तो पता चला आइसक्रीम है। और अब बच्चों को भी पता चल गया कि आइसक्रीम तो हमारे दरवाजे के ऊपर है। पहले क्या होता था कि अगर बच्चे ने कहा आइसक्रीम खानी है तो अम्मा क्या कहती थी, बाबा आएंगे तो लेके जाएंगे ना। अब बाबा बेटा मैं थका हुआ हूँ, मैं अब चलो अच्छा चलो मैं करता हूँ, बच्चे को बहला फुसला के आप चला देते थे। अब क्या होता है कि बाहर बेल बजती थी, अम्मा बच्चे को रोक रही है, बच्चा अंकल ये वाली निकाल दो, और जब तक अम्मा पहुँचती थी कार्रवाई डल चुकी होती थी, वो रैपर खुल चुका होता था, उनको पेमेंट करनी पड़ती थी। तो क्या हुआ कि उन्होंने एक ऐसा काम किया, रिसर्च बेस्ड डिसीजन था ना ये, एक उनके ऊपर रिसर्च की कि लोगों को क्या चीज़ है जो लोगों को फैसिलिटेट करेगी, क्या ऐसा काम है जो कोई दूसरा नहीं कर रहा वो हम करेंगे। ये सब किसकी बेस पे था, डाटा की बेस पे था। तो बेटा इसको समझोगे तो कोई डिसीजन प्रॉपर लोगे, आगे जाकर भी आप बहुत कुछ पढ़ने वाले हो इसी की बेस के ऊपर। आपका एक नया वो आया है, नया सब्जेक्ट उन्होंने ऐड कर दिया फिनटेक का, वो भी डाटा के ऊपर है। ये डाटा समझो, ये समझ में आएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया, तो इसलिए हम इस चीज़ों को पढ़ रहे हैं। चले आगे। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का फर्क समझने की कोशिश कर रहे थे बेटा। ओके बेटा, कंपैरिजन है, पहला है मीनिंग की बेसिस पर। तो डिस्क्रीट डाटा कौन सा डाटा है, कहता है रेफर्स टू द वेरिएबल दैट अज्यूम्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड, फाइनाइट नंबर ऑफ, फाइनाइट मींस काउंटेबल, फाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज। इसके कंपैरिजन में कंटिन्यूस वेरिएबल क्या है, कंटिन्यूस वेरिएबल रेफर्स टू अ वेरिएबल विच अज्यूम्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। इसका क्या मतलब है, ये जो कंटिन्यूस वेरिएबल होता है इसमें आपको इनफाइनाइट वैल्यूज क्यों मिलती हैं, उसकी वजह ये है बेटा कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स एक लेवल तक उस चीज़ को मेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने अपनी हाइट को मेयर करना हो तो हम नॉर्मली क्या तरीका करते हैं, दीवार के साथ यूँ खड़े हो जाते हैं, यहाँ पे स्केल रखते हैं, उसके साथ एक निशान लगाया, उसके बाद उसको इंची टेप से नेप, ऐसे ही करते हैं ना। तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंची टेप, उसमें अगर आप देखें तो आपको मैक्सिमम कहाँ तक की लेंथ मिल सकती है, मिनिमम कहाँ तक मिल सकती है, सेंटीमीटर्स तक मेरा ख्याल है, उससे आगे नहीं अवेलेबल होती। लेकिन उसके आगे चीज़ें तो अवेलेबल है ना, यूनिट्स तो अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। जैसे हमने टाइम की एग्जांपल ली थी
तो टाइम के अंदर हमने शुरू में बात की ईयर्स की, और उसके बाद हम नैनो सेकंड पे आकर रुक गए थे। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमें पता ही नहीं था। मसला ये कि अब हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि हम जेप्टो सेकंड्स तक या उससे भी आगे तक के टाइम को मेयर कर सकते हैं। सवाल ये कि क्या उसके आगे वैल्यूज़ हैं? यस हैं। हम अभी इस काबिल नहीं हुए कि उसको मेयर कर सकें, इसलिए हम कहते हैं ये इनफाइनाइट वैल्यूज़ है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, discrete values are obtained by, whereas continuous variable values are obtained by measurement। यही पढ़कर आए हैं हम लोग। तीसरा चीज देखें, क्या लिखा हुआ है? क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? और यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये मैं जरा आपको कुछ पुरानी बातें याद कराऊँ। ये देखो बेटा, आपने कुछ इस किस्म की चीज़ें पढ़ी होंगी। मिसाल के तौर पर आपने पढ़ा था क्लास लिमिट्स। मिसाल के तौर पर आपने पढ़ा था क्लास बाउंड्रीज। ये नाम कभी सुने जी? ये देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 10 to 19, 20 to 32, 42, ठीक है। यहाँ पे इसकी कोई फ्रीक्वेंसी हो सकती है। यहाँ पे देखें 10 to 20, 22, 32, 42, 50, यहाँ पे इसकी कोई फ्रीक्वेंसी। दोनों में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? कोई डिफरेंस है? क्या? सॉरी, यानी कॉमन पॉइंट है, यानी यहाँ पर चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं। ये जो 20 है ये ओवरलैप कर रहा है, ये जो 30 है ये ओवरलैप कर रहा है, ये जो 40 है ये ओवरलैप कर रहा है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये क्लास 19 पर एंड हो रही है और 1 यूनिट के गैप के बाद दूसरी क्लास 20 स्टार्ट हो रही है, 29 पर एंड हो रही है, फिर 1 यूनिट के गैप से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है। अच्छा देखें, जो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल के अंदर आपको जंप्स मिलते हैं। यानी हमारी क्लास में या 15 स्टूडेंट्स होंगे, या फिर 16 होंगे, या 17 होंगे, या 18 होंगे, गैप है ना। जबकि यहाँ पर हमने क्या कहा है? यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं, कंटिन्यूस चल रहा होता है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? तो अब यहाँ से हमें पता ये चलता है बेटा कि अगर हमारे पास जो वेरिएबल है वो कंटिन्यूस वेरिएबल है, तो उसके लिए अगर हम कोई क्लासिफिकेशन यूज़ करेंगे तो कौन सी वाली यूज़ करेंगे? ओवरलैपिंग वाली। और अगर हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल है उसके लिए हम कोई क्लासिफिकेशन यूज़ करेंगे तो कौन सी यूज़ करेंगे? नॉन ओवरलैपिंग वाली, जिसको हमने यहाँ पर कहा है क्लास लिमिट्स और यहाँ पर कहा है क्लास बाउंड्री। यानी अब हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हमने समझा डाटा है क्या। डाटा को समझने के बाद हमने जब उसको कैटेगराइज करना शुरू किया, तो अब जब बात आती है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की, डाटा को अगर टेबल्स की फॉर्म में लिखना हो, तो फिर हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका वेरिएबल डिस्क्रीट है तो उसके लिए किस टाइप की प्रेजेंटेशन यूज़ करनी है? ये वाली। यानी डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए कौन सी बनानी है आपको? टेबल्स कौन से बनाने हैं? ये वाले। और कंटिन्यूस के लिए कौन से बनाने हैं? ये वाले। ये है उसके कहने का मकसद। ये देखिए क्या कहता है क्लासिफिकेशन में, डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए नॉन ओवरलैपिंग और इसके लिए ओवरलैपिंग। अच्छा, अब यहाँ पर एक इशू आता है बेटा, और वो ये है कि ये जो 20 है ये ओवरलैप कर रहा है, ये 30 है ये ओवरलैप कर रहा है, 40 है ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास एक वैल्यू आ जाए 20, एक वैल्यू आ जाए 30, इनको कहाँ लिखूँ? अब 20 यहाँ पर भी है और 20 यहाँ पर भी है, तो 20 को कहाँ लिखना चाहिए? पहली क्लास में या दूसरी क्लास में? फर्स्ट में लिखना चाहिए। देखो बेटा, ये जो क्लास बाउंड्रीज होती है ना, इनका एक और नाम भी होता है, इनको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव टाइप। क्या बोलते हैं बेटा इनको? और ये जो क्लास लिमिट्स होती हैं इनका एक और नाम होता है इंक्लूसिव टाइप। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा, जब हम कहते हैं ये इंक्लूसिव है तो लोअर लिमिट भी इंक्लूडेड है, अपर लिमिट भी इंक्लूडेड है।
यानी जब आप काउंटिंग करेंगे तो दोनों को काउंट करेंगे, 10 और 19, 10 से लेकर 19 तक काउंट करेंगे, ठीक है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो बेटा ये लोअर लिमिट इंक्लूडेड है और अपर लिमिट एक्सक्लूडेड है। यानी अगर मेरे पास 19.9999 तक की कोई वैल्यू आएगी तो मैं पहली वाली क्लास में लिखूंगा, और जैसे ही वो 20 होगी मैं उसको सेकंड क्लास में ले जाऊंगा, क्योंकि अपर लिमिट एक्सक्लूडेड है। 20 जो है वो पहली क्लास में नहीं आ रहा, वो दूसरी क्लास में आ रहा है। 30 जो है वो सेकंड क्लास में नहीं आ रहा, वो थर्ड क्लास में आ रहा है। 40 जो है वो थर्ड क्लास में नहीं आ रहा, वो फोर्थ क्लास में आ रहा है। तो अपर लिमिट एक्सक्लूडेड है, लोअर लिमिट इंक्लूडेड है। तो अगर 20 आएगा तो कहाँ लिखा जाएगा? सेकंड क्लास में। 30 आएगा तो कहाँ लिखा जाएगा? थर्ड क्लास। उसके बाद क्या कहता है बेटा? अज्यूम्स डिस्टिंक्ट और सेपरेट वैल्यूज। कौन? डिस्क्रीट वेरिएबल। इसमें क्या होती है? डिस्टिंक्ट या फिर सेपरेट वैल्यूज मिलती हैं, जबकि कंटिन्यूस के केस में क्या होता है? एनी वैल्यू बिटवीन द वैल्यूज, कोई भी वैल्यू ले सकता है क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यूज है, ठीक। आगे क्या कहता है बेटा? जब आप रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ग्राफ्स की बात करते हैं, तो डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए कौन से ग्राफ बनाएंगे आप? आइसोलेटेड पॉइंट्स वाले ग्राफ यूज करेंगे। और कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए कौन से ग्राफ यूज करेंगे? कनेक्टेड पॉइंट्स वाले ग्राफ यूज करेंगे। उसकी मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ। देखो बेटा, आपने कभी देखा होगा ऐसा ग्राफ, ये देखो बेटा, देखा है कभी ऐसा ग्राफ? अच्छा, और ऐसा ग्राफ कभी देखा है? क्या फर्क है दोनों में? ये ग्राफ देखें कभी? अगर देखें तो ठीक है, नहीं देखें तब भी कोई मसला नहीं है। ये क्या है? ये है आइसोलेटेड पॉइंट्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं बार चार्ट। क्या बोलते हैं? और इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि अगर हमारा वेरिएबल है कौन सा? डिस्क्रीट, तो उसके लिए उसने कहा कि जी आपको यूज करने चाहिए आइसोलेटेड पॉइंट्स। आइसोलेटेड पॉइंट्स के अंदर एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपके सामने बार चार्ट बना दिया। फिर कंटिन्यूस के लिए हमने क्या कहा? हमें क्या यूज करना चाहिए? कनेक्टेड पॉइंट्स। तो कनेक्टेड पॉइंट्स वाले ग्राफ के अंदर एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपके सामने क्या बना दिया? तो अब हम चीज़ों को समझते जा रहे हैं। हमने क्या पढ़ा अब तक? अब तक हमने क्या देखा, क्या सुना, क्या बोला? डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स 2 टाइप्स में आता है। कौन सी? क्वालिटेटिव। अगर क्वालिटेटिव हो तो फिर नॉमिनल, और नॉमिनल जिसके अंदर कोई नेचुरल ऑर्डर, और ऑर्डिनल डाटा जिसके अंदर एक नेचुरल ऑर्डर। ये दोनों की दोनों कैटेगरीज आती हैं क्वालिटेटिव डाटा में। क्वालिटेटिव डाटा का मतलब जिस पे हम कोई अर्थमेटिक अप्लाई, यानी अगर हम कोई प्लस माइनस करते हैं तो हमें कोई नंबर्स, यानी कोई मीनिंगफुल चीज़ नहीं मिलती। 5 स्टार माइनस 4 स्टार 1 स्टार नहीं बनता। इसके कंपैरिजन में हमारे पास है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा जिसको हम नंबर्स की फॉर्म में बता सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने कहा कि ये हमें मिलता है डिस्क्रीट, और डिस्क्रीट वो है जो काउंटिंग से मिल रहा है, कंटिन्यूस वो है जो हमें, और फिर हमने इसके कुछ डिफरेंसेस को समझने की कोशिश की। डिस्क्रीट के लिए हमने कहा कि अगर हम टेबल्स बनाएंगे तो डिस्क्रीट के लिए कौन से बनेंगे? क्लास लिमिट्स। और कंटिन्यूस के लिए कौन से बनेंगी? क्लास बाउंड्रीज। क्लास लिमिट्स का एक और नाम हमने लिया इंक्लूसिव टाइप, और क्लास बाउंड्रीज के लिए हमने एक नाम लिया एक्सक्लूसिव टाइप, ठीक है। प्रेजेंटेशन की बात करें तो डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए हम ग्राफ यूज़ करेंगे आइसोलेटेड पॉइंट्स वाले, उसकी एक एग्जांपल हमने लिखी बार चार्ट। और कंटिन्यूस के लिए कनेक्टेड पॉइंट्स, और कनेक्टेड पॉइंट्स की एक एग्जांपल हमने लिखी। ठीक हो गया बेटा? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कुछ समझ में आ गया हो? जी सर, वो टेबल्स बारे में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। ठीक है। ये देखो,
आपने इंटर किया हुआ है? कौन से सब्जेक्ट्स में? कौन से सब्जेक्ट्स में? मैट्रिक तो यकीनन किया होगा, डायरेक्ट तो मतलब इंटर नहीं किया था ना। तो मैट्रिक में आप लोगों ने मैथ्स के अंदर अपने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, मीन मीडियन मॉड वगैरह कैलकुलेट किया होगा, अगर याद है सब। थोड़ा बहुत याद चाहिए, तो बाकी तो मैं करा दूंगा। वहाँ पर डाटा जब हमारे सामने आता था ना, ग्रुप डाटा, तो वो दो फॉर्म्स में होता था। या तो वो उसको हम कहते थे इस तरह से क्लास लिमिट्स, या उसको हम कहते थे क्लास बाउंड्रीज। बेसिकली हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपका वेरिएबल हो डिस्क्रीट, कौन सा वाला? डिस्क्रीट, जो आपको काउंटिंग से मिल रहा हो, उसके लिए अगर आपको टेबल बनाना चाहें तो कौन सा वाला बनाएंगे? क्लास लिमिट्स वाला। ये है इसका पॉइंट बेसिकली, जिसमें ओवरलैप नहीं कर रहा। डिस्क्रीट के लिए नॉर्मली हम ये बनाते हैं। अच्छा, अगर आपका वेरिएबल है कंटिन्यूस, तो उसके लिए हम किस टाइप की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे? क्लास बाउंड्रीज वाली, या ओवरलैपिंग वाली, या फिर एक्सक्लूसिव वाली। ये है, ठीक हो गया? चले आगे। ये जो हमने अभी बुलेट्स पढ़े हैं, ये यहां पर आपको पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखे हुए नजर आ रहे हैं। एक नज़र डाल लें, पढ़ लें, अगर कोई आपको चीज़ कंफ्यूजन नज़र आ रहा है, रीडेबल है। चले आगे। ओके बेटा, ये कुछ उसने एग्जांपल्स भी दी डिस्क्रीट वेरिएबल की, जैसे नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैं, नंबर ऑफ सिबलिंग्स हैं, ये सब के सब क्या हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूस के लिए हाइट है, एज है, प्रॉफिट है, ये सब कंटिन्यूस में आ जाते हैं। उसके बाद बेटा ये देखें, ये क्या नाम लिखे हुए? प्राइमरी डाटा वर्सेस, क्या होता है बेटा प्राइमरी डाटा? कौन बताएगा? अगर कुछ पता है तो बता दें, वरना कोई मसला नहीं है। प्राइमरी डाटा वर्सेस सेकेंडरी डाटा। बोले बेटा। जो हम इन्वेस्टिगेशन से लेते हैं उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। ओके, जो विदाउट इन्वेस्टिगेशन लेते हैं। अच्छा, जब वो कलेक्ट हो जाता है तो सेकेंडरी हो जाता है, ऐसा? अच्छा, पता कैसे चलेगा कि डाटा प्राइमरी है या सेकेंडरी है? जी, कैसे पता चलेगा कि वो डाटा प्राइमरी है या सेकेंडरी है? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। सबसे पहले समझते हैं प्राइमरी डाटा को। डाटा कलेक्टेड फॉर द प्रॉब्लम इन हैंड। प्राइमरी डाटा कौन सा डाटा होता है? जो प्रॉब्लम इन हैंड के लिए कलेक्ट होता है। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंडरी डाटा, डाटा
collected by others for some other purpose. Data collected for the problem in hand, primary data. Data collected by others for some other purpose is called secondary data. अब ये क्या चीज़ है इसको समझ लेते हैं। देखो बेटा, मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था आते ही, और वो क्वेश्चन ये था कि कितने ऐसे हैं जो प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, कितने ऐसे हैं जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, कितने ऐसे हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। पूछा था ना मैंने। उसकी एक वजह होती है बेटा। देखिए बात ये है बेटा कि अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लें, कहाँ ले लें, वहाँ पर टीचर जब पढ़ाने आता है तो क्या उसको ये देखना पड़ता है कि मेरे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं ये कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का भी होगा, ये कॉमर्स बैकग्राउंड का भी यहाँ बैठा होगा? क्या उसके सामने ये इशू आता है? बोलो। क्योंकि वहाँ पे एडमिशन ही उसको मिलता है जो मेडिकल बैकग्राउंड से आया होता है। अगर आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लें तो क्या वहाँ पे टीचर को ये देखना पड़ता है कि यहाँ मेरे सामने कोई मेडिकल बैकग्राउंड का भी बैठा होगा? वो भी सही तो मैथ्स का पेपर दे के ही आया होगा, अदरवाइज तो नहीं जा सकता ना। आप लोगों से बात करो। उसके बाद अगर यहाँ पर आ जाए तो हमारे यहाँ क्या सिचुएशन है? आप प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, आप आ जाएं बस हमारे पास, बाकी काम है हमारा। ठीक है। अब इसमें क्या इशू आता है? इशू इसमें ये आता है बेटा कि कुछ यहाँ पे कॉमर्स वाले बच्चे भी बैठे हैं। कौन कौन से? ये कॉमर्स वाले बच्चे वो हैं जो ये सब कुछ पढ़ कर आए हैं। कोई नई चीज़ पढ़ा रहा हूँ बताओ? ये सब का सब पढ़ा हुआ है। सेकेंड ईयर कॉमर्स के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स है वो स्टार्ट ही यहीं से होती है। पूरा एक साल इन्होंने पढ़ा। ये तो अल्लाह का शुक्र है। कहो अल्लाह का शुक्र है। बोलो सब, बोलो ना। तो अल्लाह का शुक्र है। ये भूल जाते हैं, इनको कुछ भी याद नहीं होता। यहाँ पेपर ख़त्म और यहाँ बस यहाँ से एक बटन दबाया, मेमोरी वॉश, ख़त्म। क्या पढ़ा था हमें कुछ याद नहीं। लेकिन एज ए टीचर हमारे सामने एक प्रॉब्लम आता है बेटा। प्रॉब्लम ये आता है कि भाई हम अपने लेक्चर को कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से लेवल से स्टार्ट करें। अगर मैं बहुत ऊपर के लेवल से स्टार्ट करता हूँ ये सोचते हुए कि यार इनको तो पता ही होगा बहुत सारी बेसिक बातों का, तो वो लोग जिन्होंने ये सब कुछ नहीं पढ़ा वो परेशान हो जाएंगे। अगर मैं बहुत नीचे के लेवल पे चला जाऊँ तो वो लोग जो पहले 1 साल 2 साल लगा के आए वो बोर होने शुरू हो जाएंगे। तो मेरे सामने एज ए टीचर ये प्रॉब्लम आता है कि मैं अपने लेक्चर को कौन से लेवल से स्टार्ट करूँ। अब मुझे क्या देखना है कि मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स कौन से बैकग्राउंड से बैठे हुए हैं। तो मैंने क्या काम किया, मैं आया, मैंने आपसे पूछ लिया, डाटा कलेक्ट हो गया। किसके लिए हुआ? किसके लिए हुआ? प्रॉब्लम किसका था? तो मेरे लिए क्या हुआ? ये प्राइमरी डाटा। जो डाटा रिसर्चर की नीड के लिए कलेक्ट होता है, रिसर्चर के प्रॉब्लम के लिए कलेक्ट होता है, वो रिसर्चर के लिए प्राइमरी डाटा होता है। डाटा कलेक्टेड फॉर द प्रॉब्लम इन हैंड। जब आपके सामने कोई इशू आया, उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, उस इशू को अंडरस्टैंड करने के लिए जब आपने डाटा कलेक्ट किया तो वो क्या बना आपके लिए? प्राइमरी डाटा। यही डाटा मुझे एक और तरीके से भी मिल सकता था। यही डाटा मुझे एक और तरीके से भी मिल सकता है। वो कैसे? मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि आप सबने एडमिशन ले लिया। मुझे नहीं पता किसने लिया किसने लिया, लेकिन मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो जब आप किसी जगह पे एडमिशन लेते हैं बेटा, तो वहाँ पर आप एक एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं। उस एडमिशन फॉर्म के अंदर आप अपनी बहुत सी डिटेल्स लिख देते हैं। आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, कॉन्टैक्ट एड्रेस क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, आपका इंटर है, ए लेवल्स है, कौन से सब्जेक्ट्स में है, सब कुछ लिख देते हैं। मैं ये भी तो कर सकता था, क्लास में आने से पहले मैं 2 मिनट के लिए एडमिन ऑफिस जाऊं और उससे कहूँगे यार ज़रा बच्चों के फॉर्म दिखा दो मुझे। उस फॉर्म को, वो फॉर्म मेरे सामने आएंगे, मैं ऐसे एक नज़र डालता जाऊँगा, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, उनके मेरे सामने पता चल जाएगा ये प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कॉमर्स, सब आना शुरू हो जाएगा। मुझे डाटा मिल गया। अब सवाल ये है, क्या वो एडमिशन फॉर्म इसलिए फेल हुआ था कि जब टीचर क्लास में जाएगा तो उसको दिखाएंगे?
वो किस लिए कलेक्ट हुआ था? वो किसी और ने कलेक्ट किया था, किसी और पर्पस के लिए। वो ऑफिस वालों ने अपने रिकॉर्ड के लिए कलेक्ट किया हुआ डाटा, लेकिन वहां से उसको भी तो यूज करके मैं अपना पर्पस सॉल्व कर सकता हूं ना। तो मेरे लिए वो क्या हुआ? सेकेंडरी डाटा। उनके लिए क्या था? प्राइमरी डाटा। तो अब हमने क्या कहा था यहाँ पे? सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है? डाटा कलेक्टेड बाय अदर्स फॉर सम अदर पर्पस। वो जो एडमिशन फॉर्म है वो किसी और ने कलेक्ट किए हैं, किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट हुए हैं, मैंने उसको अपने लिए यूज कर लिया। तो मेरे लिए वो क्या बना? क्योंकि मेरे लिए वो कलेक्ट, बोलो तो सही, वो किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट हुआ था, हमने उसको अपने लिए यूज कर लिया। तो उनके लिए वो प्राइमरी था क्योंकि उनके पर्पस के लिए हुआ था। हमारे लिए क्या बना? तो बेटा डाटा प्राइमरी है या सेकेंडरी है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ये कलेक्ट क्यों हो रहा है, ये इसका पर्पस क्या है कलेक्ट होने का? क्या ये रिसर्चर की नीड के लिए कलेक्ट हो रहा है? तो फिर ये प्राइमरी है। अगर ये किसी और पर्पस के लिए हुआ था और रिसर्चर उसको यूज करने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर किसी मौके पर रिसर्चर को जरूरत पड़ जाए कराची की पॉपुलेशन, कराची की कितनी है? यस, फिर भी गैस कर दो। 5,000? 5-6 लाख? 8 करोड़ कराची की पॉपुलेशन। बेटा और कोई काम नहीं करते हो? कराची की पॉपुलेशन, कराची में रहने वाले लोग हो ना तुम सारे? कोई बाहर से भी आया हुआ है हमारे पास? सब कराची वाले? सब किरांची वाले हैं? पक्के किरांची वाले? बोलो कराची की पॉपुलेशन, एक आइडिया ही दो यार। 2 करोड़, ओके। ये कुछ बेहतर आइडिया था, वो तो 8 करोड़ पता नहीं क्या कहाँ पहुंचा हुआ। हाँ 1.5 करोड़, 2.5 करोड़। दो पाकिस्तान में जो लास्ट सेंसस हुआ है ना वो 2017 में हुआ है। सेंसस तो समझते हैं आप सब लोग? 2017 के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो ये 1.5 करोड़ जिस बच्ची ने बोला बिल्कुल एग्जैक्ट, 14.9 मिलियन के करीब जो है ना कराची की पॉपुलेशन बनती है। अच्छा, अब अगर आपको किसी जगह पर ये फिगर कोट करनी पड़ जाए तो ये जो डाटा है 14.9 करोड़ का, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कलेक्ट किया ना। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए क्या होगा? ये आप जब उसको अपनी रिसर्च में कहीं कोट करेंगे तो आपके लिए क्या है? ठीक हो गया? चल अब इसको भी समझ लेते हैं। जैसे हमने समझा था, किसको बोला पहले, किसको समझा था? डिस्क्रीट और कंटिन्यूस को। अब किसको देखेंगे? प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के डिफरेंसेस को भी समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्या चीज़ है बेटा? प्राइमरी डाटा रेफर्स टू द फर्स्ट हैंड डाटा। जैसे आपने उस वक्त बोला था बेटा, आपने क्या बोला था उस वक्त? हाँ जी, मैं महंगा तो नहीं ना, आपकी तरफ ही देख रहा हूँ जी। उस वक्त आपने कुछ बताया था प्राइमरी डाटा के लिए। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए जो फर्स्ट टाइम हम कोई डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो फर्स्ट हैंड डाटा भी बोलते हैं इसको, रॉ डाटा भी बोलते हैं इसको, दोनों चीज़ें बोली जाती हैं इसको। तो क्या है? प्राइमरी डाटा रेफर्स टू द फर्स्ट हैंड डाटा गैदर्ड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ। अच्छा, खुद कलेक्ट कर ले या किसी से कलेक्ट करवा ले, बात एक ही है। और यहाँ पर क्या कहता है बेटा? सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा मीन्स डाटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स, जो किसी और ने कलेक्ट किया हो, पहले कलेक्ट किया हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या कहता है बेटा? ये कौन सा डाटा है? रियल टाइम डाटा। रियल टाइम डाटा का क्या मतलब होता है? यानी जब उसकी ज़रूरत हो तब जनरेट कर दिया जाए, तो उसको हम कहते हैं ये रियल टाइम डाटा है। जबकि आपका जो सेकेंडरी डाटा है वो कौन सा है? वो पास्ट डाटा है, वो पहले से कलेक्ट किया हुआ डाटा होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रोसेस कर रहे हैं उसका। प्राइमरी डाटा का प्रोसेस क्या है बेटा? उसका क्या मतलब है? बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, फिर बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या मतलब वेरी इन्वॉल्व? वेरी इन्वॉल्व क्या मतलब है?
एफर्ट्स लगती हैं, ओके ठीक है। एफर्ट्स में क्या लग सकता है, मतलब टाइम टेकिंग है, एक यानी रिसोर्स आ गया, टाइम लगता है, और पैसा लगता है, बहुत सारी मालूमात। टाइम एक रिसोर्स है, दूसरी चीज़ फाइनेंशियल रिसोर्स है, ज़्यादा कोई काम करने जाएंगे तो अल्लाह वास्ते तो नहीं होगा ना। तीसरा मतलब आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा डाटा को हैंडल हर आदमी तो नहीं कर सकता ना, ठीक है। और हमारे यहाँ तो सिक्योरिटी का भी मसला होता है कि नहीं होता? सिक्योरिटी चाहिए, यानी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए, टाइम का रिसोर्स चाहिए, टेक्निकल रिसोर्स चाहिए, ये इतना सारा कुछ होता है, तो फिर कहीं जाकर आपको मिलता है प्राइमरी डाटा। इसके कंपैरिजन में सेकेंडरी डाटा है क्विक एंड इजी। क्यों? अभी हमने कराची की पॉपुलेशन को एक क्लिक पे निकाल लिया, गूगल करें एक क्लिक के ऊपर कराची की पॉपुलेशन निकल जाएगी, और गवर्नमेंट के पसीने निकल गए थे, है कि नहीं? मतलब उनको ये कराची की पॉपुलेशन, ये 1 करोड़ 50 लाख फिगर की जो कोट कर रहे हैं आप लोग, ये बताने के लिए महीनों लग गए, इतनी मशीनरी लगी, इतना पैसा लगा, इतना टाइम लगा, उसके बाद जाके उन्होंने कहा कि जी कराची की पॉपुलेशन है 1.5 करोड़, मिसाल के तौर पर। और आपने क्या करना है, आज अगर कहीं पे कोड करना है तो आप एक से गूगल करेंगे, एक क्लिक के ऊपर निकाल लेंगे। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो सर्वेज हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, क्वेश्चनेयर्स हैं, पर्सनल इंटरव्यूज़ हैं, इनके थ्रू हम क्या करेंगे, प्राइमरी डाटा करेंगे। सेकेंडरी डाटा की बात करें तो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, बुक्स हैं, जर्नल आर्टिकल्स हैं, इंटरनल रिकॉर्ड हैं। हमने जो एग्जांपल ली थी आपके एडमिशन फॉर्म वाली, वो इंटरनल रिकॉर्ड है। ये जो कराची की पॉपुलेशन आप बता रहे हैं, ये क्या है, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस है, मिली कहाँ से, वेबसाइट से। अच्छा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें, अरे इतना आसान नहीं होता ना सब कुछ निकालना, जबकि उसके कंपैरिजन में स्पेसिफिक होने का मतलब प्राइमरी डाटा क्यों स्पेसिफिक होता है, सॉरी देखिए मुझे क्या चाहिए था, मुझे ये देखना था कितने स्टूडेंट्स प्री मेडिकल के हैं, प्री इंजीनियरिंग के, ठीक है ना, तो मैंने जो डाटा कलेक्ट किया बिल्कुल स्पेसिफिक था, मेरी नीड के अकॉर्डिंग था। लेकिन अगर मैं एडमिशन फॉर्म पे जाऊं तो उसमें बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी पड़ी हुई है जो मुझे नहीं चाहिए, तो उसका स्पेसिफिक होना कोई लाजमी बात नहीं है। अवेलेबिलिटी की बात करें अगर हम तो प्राइमरी डाटा क्रूड फॉर्म में मिलता है। क्रूड फॉर्म कौन सी होती है, मिक्स्ड फॉर्म में पड़ा होता है, जबकि सेकेंडरी डाटा रिफाइंड फॉर्म में पड़ा होता है। अब जब डाटा आ चुका है उसको आप प्रॉपर उसकी जगह पे रख चुके हैं, ठीक हो गया। और लास्टली क्या लिखा हुआ है, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी किसकी ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि हमने खुद काम किया, हमें पता है हमने कहाँ डंडी मारी हुई है, किसी दूसरे ने कहाँ डंडी मारी हमें तो नहीं पता। समझ में आ रही बेटा बात? ये क्लियर हुआ आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा? क्या टाइम हुआ है? 3:30 तक की क्लास, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद भी कोई क्लास है आप लोगों की किस चीज़ की? चले ठीक है, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।